नमस्कार। हर शाम की भांति इस बार भी हम लोग आपके समक्ष हैं। आज जो प्रमुख खबरें हैं खासकर झारखंड और पूरे देश की, उसको आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना के इतने तीव्र लहर के बावजूद भी 5 राज्यों में जो इलेक्शन होने वाला था उसका डेट अनाउंस हो गया है। कोरोना में कितने लोग मरे हैं फर्स्ट वेव से लेके सेकेंड वेव में, वो आपको जानना बेहद जरूरी है और वो संख्या लाखों में है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद राज्य सरकार अपने सोशल हैंडल को मैनेज करने के लिए कितना खर्च कर रही है, क्या वो लाखों में है करोड़ों में है, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। बाबूलाल मरांडी क्यों आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रधान की हत्या सिमडेगा में हुई उसमें सफेद पोस्ट के हाथ हो सकते हैं, और वो कैसे गौ तस्करी से मामला जुड़ा हुआ है। बीजेपी कैसे धनबाद की घटना के बाद से बचाव में उतर आई है अपने नेताओं के, और किस तरीके से बचा रही है, उसको जानना जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हैं, जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, सूरज ठाकुर मौजूद हैं। पहले तो बात कर लेते हैं सूरज की, कोरोना इतना पीक पर है, मतलब तीसरा लहर ओमिक्रॉन को लेकर एक भ्रम है। बार बार WHO IMA ये कह रहा है कि नहीं ये घातक है, डेल्टा की ही तरह घातक माना जाए, इसको कहीं से लापरवाही बर्दाश्त मत कीजिए। क्योंकि 14 लाख पर डे का आंकड़ा भारत में छुएगा पॉजिटिवों की संख्या। बन्ना गुप्ता खुद पॉजिटिव हो गए हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं। इसके बाद जो स्टडी आई है कि लाखों लोग मरे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है। देखिए, एक प्रतिष्ठित जर्नल है, साइंस जर्नल है, उसकी एक स्टडी है, और उसकी स्टडी ये बताती है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर को मिलाकर कुल मौतों का आंकड़ा देखें तो वो करीब 32 लाख के आसपास पहुंचता है। कोरोना में 32 लाख लोग मर गए। 32 लाख लोग मरे हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन 32 लाख में से 27 लाख केवल दूसरी लहर में मरे हैं, अप्रैल से जून के बीच में। और जो आधिकारिक आंकड़ा है वो इसलिए भी ये आंकड़ा हैरान करता है क्योंकि जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 4 लाख का है, 4,81,000 के करीब है। मतलब ये सरकारी आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा है। हाँ, तो सरकार को पैसा देना है मुआवजा के तौर पे, तो जितना संख्या मृत का कम दिखाएगी उतना सरकार को वहन करना पड़ेगा। जर्नल के बारे में आप बताइए, वो कितना मौत बता रहे हैं भारत में? वो 32 लाख मौत बता रहे हैं, और इसके लिए उन लोगों ने सबसे पहले जो स्टडी कर रहे थे उसमें कई जो महामारी विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया था उस पत्रिका ने। और इसके बाद 1,40,000 लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू किया गया, टेलीफोनिक बातचीत की गई वैसे लोगों का जिनके परिवार वालों ने अपने परिजनों को खोया है। और उन लोगों से बातचीत करने के बाद इसके बाद जो सरकार का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां से इंफॉर्मेशन लिया गया और फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के यहाँ पर जो ऐसे महामारियों में मौत के आंकड़ों का विश्लेषण करती रही है उसके जरिए विश्लेषण किया गया और फिर कंफर्म किया गया कि करीब 32 लाख लोग मरे हैं। इसके अलावा जो कारण बताया गया है कि अधिकांश जो मौतें हैं वो भारत के ग्रामीण इलाकों में हुई हैं, जहां पर जागरूकता का अभाव था, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, समय पे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, समय पर बेड नहीं मिला और लोगों ने दम तोड़ा है। कई लोगों ने वैसे दम तोड़ा है जिनकी जांच भी नहीं हो पाई, वो बीमार पड़े और मौत हो गई। तो नेता और सरकार तो इसको सिरे से खारिज कर देंगे। वो लोग कहेंगे कि नहीं ये शहरों में ज्यादा था कोरोना, शहर में लोग ज्यादा त्राहिमाम थे, जबकि यहाँ हॉस्पिटलों की संख्या ज्यादा, ग्रामीण इलाकों में इतना असर नहीं पड़ा। तो इस जर्नल के दावे को तो सरकार ही पहले खारिज कर देगी। सरकार तो कह रही है 4 ही लाख लोग मरे हैं कोरोना से, और ये कह रहे हैं 32 लाख लोग मरे हैं। तो ये लोग क्या हर स्टेट में सर्वे करके ये आंकड़ा जुटाए हैं कि कुछ एक जो मौतें हुई है सरकार का जो इंडेक्स है उसी को मानक बना के बनाया है? इन लोगों ने हर राज्य में 1,40,000 ऐसे लोगों से बात की है देश के सभी राज्यों में जहां पर लोग कोरोना से मरे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा आंकड़ा आया हो, ये आधिकारिक रूप से है और ज्यादा पुष्ट है, ज्यादा तथ्यात्मक है। जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने को थी उस समय भी 2-3 ऐसी रिपोर्टें आई थी जहां पर यह कहा गया, और जो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस उसकी रिपोर्ट है ये, उन्होंने सबसे पहले इसको प्रकाशित किया। और जो 2 बार पहले भी आंकड़ा आ चुका है जहां पर, और आप तस्वीरें भी देखेंगे जो प्रयागराज में
जिस तरह से नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे लाशें गड़ी हुई मिली, जिस हर तरह जगह से शमशान में कभी आग खत्म ही नहीं हो रहा था। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, जब हमारे बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री कहे कि नहीं मुआवजा का राशि जो है, और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की भाई हम लोग देंगे, केंद्र से भी आग्रह है कि 4-4 लाख दें, बिहार में कैसे 4 लाख हर कोरोना मृत के परिजनों को मिल रहा है मुआवजे के तौर पे, और झारखंड में ये क्यों नहीं हो पा रहा है? झारखंड में 50,000 का ये रेशियो है, इस पे कुछ क्या बात है? निश्चित रूप से जो मुआवजे की बात की गई थी तो कहा गया था कि जो भी परिजन है उनको वो मुआवजा 4 लाख का, पेंडेमिक में 4 लाख का ही मुआवजा है, 4 लाख का। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो एक बात कही जा रही है स्टडी में कि कोविड से मौतों की अंडर रिपोर्टिंग हुई है। अच्छा। इसका मतलब कि जो मौतें हुई उसमें से छिपाया गया और बहुत कम लोगों ने, जो डेथ सर्टिफिकेट बना भी है उसमें जिक्र है कि वो कोविड से मौत हुई है। अच्छा, तो ये भी एक वजह है कि जिसके जरिए सरकारों ने छुपाया है, चाहे वो मौत के आंकड़ों को, चाहे मुआवजे को। राज्य में जितने भी नगर निगम हैं और खासकर नगर आयुक्त और मेयर, उनसे आग्रह होगा कि जब ये खबर सामने आ रही है कि 32 लाख लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से भारत में, पहले फेज और सेकेंड फेज में लेकर, तो आप लोग को भी डाटा एक जारी करना चाहिए कि अब तक आप लोग के निगम से कितना डेथ सर्टिफिकेट बना है और उसमें कोरोना का जिक्र कितने में है और कितने में नहीं है। उसी तरह नगर पालिका या जो भी एजेंसी डेथ सर्टिफिकेट जारी करती है उनको करना चाहिए, ताकि एक सरकार पे दबाव बने और सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा दे, क्योंकि किसी ने कोरोना में अपने को खोया है। लेकिन और जो राशि को लेकर है, राज्य सरकार जो झारखंड की है उसको भी पता करना चाहिए कि बिहार में किस तरीके से ये राशि 4 लाख मिल रही है लोगों को, और वहां पे बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि आगे भी 4 लाख ही मिलता रहेगा। तो क्या उतना पैसा बिहार के पास है या केंद्र का मदद मिल रहा है, तो उसको भी जग जाहिर करना चाहिए। लेकिन जब थर्ड वेव है, 9 दिन में 19 लोग झारखंड में मरे हैं कोरोना, ये थर्ड फेज का शुरुआत में, और लगभग 4,000 का आंकड़ा हम लोग प्रतिदिन छू रहे हैं पॉजिटिव केस में। इस बीच जो 5 राज्य में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, तो अब क्या लग रहा है कि जहां पे लगभग 18-18.5 करोड़ लोग वोट करेंगे 5 राज्यों में, तो इससे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा, या इसको लेकर आयोग ने अपनी कैसी तैयारी कर रखी है? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा हमें दूसरी लहर जब कोरोना की चल रही थी, और उसके पहले भी कुछ राज्यों में चुनाव थे, केरल में चुनाव, तमिलनाडु, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां हुई और क्या भयावह स्थिति बनी थी ये सब लोगों ने देखा है। इस बार भी अभी जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने, उन्होंने कहा कि महामारी है लेकिन हम इस चीज को बहुत टाल नहीं सकते। बहुत सायराना अंदाज में जो सुशील चंद्रा हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा 15 जनवरी तक जो है उन्होंने कैंपेन कर्फ्यू लगाया है कि आप रोड शो नहीं कर सकते, पैदल यात्रा नहीं कर सकते, चुनावी रैली नहीं कर सकते, साइकिल या बाइक रैली नहीं कर सकते। किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी उम्मीदवार या पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती 15 जनवरी तक। 15 जनवरी, हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना को लेकर अभी कोई स्पष्ट तो है नहीं कि पीक पे कब होगा, कब घट जाएंगे केसेज, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो IMA के तरफ से आंकड़ा आ रहा है या WHO के तरफ से कि भारत में अगले 22 से 28 दिनों में ये पीक पर होगा कोरोना थर्ड फेज। पीक पे होने का ये मतलब होगा कि उसमें करीब करीब एक दिन में 13 से 14 लाख केसेस आएंगे। और अभी ही आप देख लीजिए तो कई राज्य जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, वहां पर जब जांच हो रही है तो हर तीसरा आदमी कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। एक स्टडी जो ICMR ने जो बात कही है कि हर तीसरे आदमी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का ये मतलब हुआ कि बहुत जल्दी हम लोग पीक पर भी आएंगे। और संख्या उन्होंने हालांकि कहा कि घटेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब कोई ऐसा नहीं बचेगा जो संक्रमित ना हुआ हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर तीसरा अगर मिल रहा है हर परिवार में, तो कल हर दूसरा होगा, हर कोई पॉजिटिव होगा। लेकिन आप 15 जनवरी तक की रिस्ट्रिक्शंस लगाते भी हैं, लेकिन उसके बाद वैसे भी आप देखिए कि रिस्ट्रिक्शंस
रैलियों पे, चुनावी रैलियों पे लग रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए केंद्र सरकार विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन करती है तो स्पेसिफिक नहीं है, हालांकि आचार संहिता है तो नहीं हो पाएगी। लेकिन तब भी जब चुनाव के लिए भीड़ जुटेगी और मतदान केंद्रों में क्या तैयारी होगी, वो दूसरी लहर में हम देख चुके हैं कि किस तरह से चीजें जो हैं अव्यवस्थित हो गई थी। तो बिहार यूपी के इलेक्शन को लेकर झारखंड के कई नेता यूपी की ओर रुख कर चुके हैं या उनका चार्ट बन चुका है दौरा की फलना दिन जाएंगे। उन लोगों से, खासकर झारखंड में जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, उनके नेताओं से आग्रह है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का, तभी आप यूपी का दौरा कीजिएगा या वहां जाके चुनाव प्रचार कीजिएगा। एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि 5 राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं वो है यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। यूपी में 403 विधानसभा के सीटें हैं, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। मणिपुर और यूपी को छोड़ के बाकी 3 राज्यों में जो इलेक्शन होगा एक ही फेज में होगा, यानी मतलब 14 फरवरी को वहां मतदान किया जाएगा। यूपी में 7 फेज में इलेक्शन है, मणिपुर में 2 फेज में इलेक्शन है। मणिपुर में 2 फेज में है, 27 फरवरी को वहां मतदान होगा और 3 मार्च को मतदान होगा। और यूपी में फर्स्ट फेज जो होगा 10 फरवरी को वोटिंग होगा, सेकेंड जो है 14 फरवरी को, थर्ड जो है 21 फरवरी को, चौथा फेज जो है 23 फरवरी को, पांचवा जो है 27 फरवरी को, छठा फेज है 3 मार्च और 7वां फेज जो है वो 7 मार्च को वोटिंग संपन्न होगा। और सभी 5 राज्यों के सारे विधानसभा की गिनती जो है वो 10 मार्च को हो जाएगी। मतलब 10 मार्च को पता चल जाएगा कि कितने ज्यादा लोगों ने किस पार्टी या किस को प्यार किया है। लेकिन एक बात जब हम कोरोना की कर रहे हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो पॉजिटिव हुए हैं, इसके अलावा जो खबर आ रही थी कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है कि भाई मशीन भी आप अभी तक नहीं लाए हैं तो क्या शमशान में जब लोग जाने लगेंगे तब सरकार जगेगी। लेकिन इन 5 राज्यों में जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए हैं वहां पे देखिए गोवा में 95.8% ऐसे लोग हैं जो डबल डोज वैक्सीनेटेड है, मतलब 95.8% लोग हाँ। लेकिन ये आंकड़ा उत्तराखंड में 83% हो जाता है घट के, कि जो वहां फर्स्ट डोज 99.6% लोग लेते हैं, लेकिन सेकेंड डोज जो है मात्र 83% अभी तक लिया है। यूपी में देखिए पहला डोज 90% लोगों ने लिया है, लेकिन सेकेंड डोज मात्र 52% लोगों ने ही लिया है। फिर आप देख लीजिए पंजाब का हाल। पंजाब में 82% लोगों ने पहला डोज लिया, लेकिन सेकेंड डोज महज 46% लोगों ने लिया है। मणिपुर में ये आंकड़ा और घट जाता है, मणिपुर में मात्र 43.2% लोग ही अभी तक सेकेंड डोज लिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई वहां ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेटेड कीजिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। इन रोड शो, रैली, बाइक रैली, नुक्कड़ नाटक में प्रतिबंध के अलावा चुनाव आयोग ने कहा है शाम के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक कोई मीटिंग भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती इन 5 राज्यों में। फिलहाल 15 जनवरी तक ये फैसला लिया गया है। दूसरा बात हम कह रहे थे कि जो बाबूलाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लिंचिंग को लेकर बहुत ज्यादा उठ रहा है। सिमडेगा के मामले में वो लोग आक्रामक हैं, धनबाद के मामला जैसे ही आता है सामने वो चुप हो जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए आज जो उन्होंने मसले पर, वो सिमडेगा के मसले पर बात करने आए ही थे कि वहां पर जो मामला है उसे लकड़ी काटने और उसके विवाद का नाम दिया जा रहा है, पर दरअसल ऐसा है नहीं, बल्कि मामला कुछ है। वहां पर कुछ अवांछित लोग थे जो असंवैधानिक काम कर रहे थे और मामला थोड़ा थोड़ा जो गौ तस्करी की तरफ इशारा कर रहे। उन्होंने कहा कि जिसकी लिंचिंग हुई है वो उसका विरोध कर रहा था बहुत समय से और इस वजह से निशाना बगल के हटिया में गौ मांस बिक रहा था, जैसा बाबूलाल ने कहा, और उनका विरोध कर रहे थे वो तो इस तरीके। तो लेकिन हर दिन तो उसमें नया नया
चेंज आ रहा है। जैसे बाबूलाल कह रहे कि उनकी पत्नी से पुलिस ने सादे कागज पे हस्ताक्षर ले लिया, कोई कह रहा था कि पूर्व नक्सली है उसके खिलाफ मामला था, कोई कह रहा था लकड़ी से संबंधित मामला है। तो अब ये जब बीजेपी मांग कर रही है सीबीआई जांच की कि इस पूरे प्रकरण में सरकार या पुलिस का रुख क्या आपको लग रहा है इस ओर? देखिए, सरकार चूंकि मॉब लिंचिंग कानून वो लेकर आई है तो अपने तरीके से मामले को संज्ञान में लेके अपने तरीके से देख रही है। जो अभी पुलिस की जांच है, आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन सरकार तभी सौंपती है जांच कहीं भी अगर उनके संवैधानिक पक्ष से देखें कि पुलिस किसी नतीजे पर ना पहुंची हो और अभी जांच बहुत शुरुआती दौर में है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर मुद्दा भी उठा रही है कि धनबाद में जो जज का टेम्पू से एक्सीडेंट के दौरान हत्या हुआ, उसमें सीबीआई हर दिन नया कहानी लेके आती है। कभी कहती है मोबाइल छीनतई के कारण हो गया, कभी कह रहा है नशा में था ड्राइवर। तो बोल रहे हैं कि सीबीआई भी तो कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रही है, तो फिर क्यों हम बीजेपी के कहने पे ये मामला सीबीआई को हैंड ओवर कर दें? नहीं, निश्चित रूप से जो धनबाद वाला मामला है वहां पर सीबीआई के जो दावे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं कि आप धारा, जो हाईकोर्ट भी कह रहा है कि आपने धारा 302 लगाई है। 302 का मतलब होता है हत्या, उसमें आप गैर इरादतन भी नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो तो 304 हो जाएगा। हाँ, तो आप हत्या का लगा रहे हैं, लेकिन आप मोटिव पे दे रहे हैं कि मोबाइल लूट के लिए मर्डर। तो ये बहुत हास्यास्पद अगर कहें कि आप पेश कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर लेकिन खारिज कर दिया सीबीआई। लेकिन एक तरह से आप देखें तो कहीं भी किसी भी स्टेट में जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक तरह से जब सियासत होती है किसी मामले पर तो सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले होती है कि सीबीआई जांच की मांग। वही आप देखेंगे धनबाद में जब मोब लिंचिंग का, वो लिंचिंग का ही मामला है जहां पर एक आदमी को पीटा गया, तो वहां पर बीजेपी अपने उसमें है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मारपीट की गई है, हम इसकी निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तुरंत लेकिन भी लग जाता है कि लेकिन उन्होंने उकसावे वाली कार्रवाई की। तो मान लीजिए उकसाने वाली कार्रवाई करती भी है, उकसाने वाला जो वो गाली गलौज करने का जो आरोप लग रहा है, तो इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे फिर अगर समाज में बहुत सारे लोग उकसावे वाली कार्रवाई करते हैं, चीजें करते हैं, सब लोग कानून हाथ में लेंगे तो फिर चीजें अव्यवस्थित होंगी, फिर अराजकता आएगी। बीजेपी एक अभी विज्ञप्ति जारी करके आदित्य साहू कह रहे हैं कि धनबाद में देश के प्रधानमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को गाली देने वाले पर एफआईआर दर्ज हो। आदित्य साहू, ऐसा उनका कहना है लिंचिंग वाले घटना को लेकर। तो हमारा कहना है कि क्या बीजेपी का जब उस दिन मौन प्रदर्शन या चल रहा था, वहां पे सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, तमाम लोग थे, वो लोग समझा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि ठीक है ये गाली दे रहा है तो इसको पुलिस के हवाले कर दो, या जो पूरी प्रक्रिया होती रही उन लोगों के आंख के सामने और वो लोग चुप रह गए? देखिए, जो वीडियो दिख रहा है उसमें कोई भी बड़ा नेता दिख नहीं रहा है। एक दो आवाज जरूर आती है कि ऐसा मत करो, वीडियो मत बनाओ, कार्रवाई हो जाएगी, ये आवाज जरूर आ रही है, लेकिन कोई बड़ा नेता, सांसद या विधायक नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने रोका हो। और बाद में भी जब विधायक से सवाल पूछा गया है स्थानीय, तो उन्होंने भी यही जो डिफेंसिव मोड होता है कि उसने अपशब्द कहे, गाली दी, उकसावे वाली हरकत की, इसीलिए पीटा। और तो सीएम ने जो ट्वीट किया था उस घटना का वीडियो फुटेज जो श्रीवास्तव जी का रीट्वीट था, तो ये जानना चाह रहे थे कि उस पे क्या धनबाद पुलिस कहां तक पहुंची, उसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि हम पहले देख लेते हैं मामला, फिर केस किसको करेंगे, कौन सी धारा पूछताछ के लिए कुछ लोगों को जरूर बुलाया गया है, लेकिन अभी कुछ सख्त एक्शन या किसी को हिरासत में लिया गया, ऐसी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं आई है। अच्छा, मतलब वहां पे भी अभी वेट एंड वॉच चल रहा है। एक चीज और जो बात आ रही थी कि नक्सलवाद इन दिनों झारखंड में हर कोई कह रहा है कि बढ़ा है, ये महसूस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बस ऑनर एसोसिएशन हो या आम लोग हो, कह रहे हैं कि नक्सली गतिविधियां इन दिनों झारखंड में बढ़ी है। तो आज जो पलामू में नक्सली जिसने आत्मसमर्पण किया, वो वहाँ का एक मतलब बड़ा नाम था नक्सल के लेकर, और कई घटना को अंजाम दिया था। तो उसके बाद जो गुमला में जो कल हुआ, वो क्या घटना है? वहां पे भी सुना कि कई एक गाड़ियों में आग लगा दी गई। देखिए, लगभग 27 गाड़ियां जो हैं वो जलाई गई हैं वहां पर। गुमला के जो गुमला का ये गुरादारी थाना क्षेत्र है, ये कुंजाम पाट है एक जगह जहां पर एक बॉक्साइट है और बॉक्साइट खान है, उसकी जो माइन संख्या 4 है। यहाँ पर शुक्रवार की देर रात को करीब 20 की संख्या में
नक्सलियों ने धावा बोला। वो लोग 2 बोलेरो में सवार होकर आए थे। कर्मचारी वहां 4-5 थे नाइट ड्यूटी में, उन लोगों के साथ मारपीट की और फिर गाड़ियों में आग लगा दी। जो गाड़ियां जलाई गई हैं उसमें 4 पॉकलेन जेसीबी है, 17 हाइवा हैं और 6 ड्रिल मशीनें हैं जो महंगी हैं। आर्थिक अगर नुकसान का अंदाजा लगाएं तो करीब 11 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जिस भी कंपनी की ये गाड़ियां थी। इसके अलावा जो जानकारी आई है उसमें ये है कि 3 बड़े नक्सली जो इनामी नक्सली हैं वो लोग शामिल हैं, जिसमें 15 लाख का इनामी नक्सली छोटू खरवार है, 5 लाख का इनामी नक्सली रंथू राव और 2 लाख के इनामी नक्सली लाजिम अंसारी। बोला इन तीनों के आशंका जाहिर की जा रही है कि इनका दस्ता था। अच्छा, तो ये बड़ी घटना थी और उन लोगों ने न केवल वहां पर मारपीट और आगजनी की है बल्कि पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें ये कहा गया है कि जब तक हमारा अगला आदेश नहीं मिलता है तब तक यहाँ का खनन का काम बंद रहना चाहिए और मजदूरों को भी हिदायत दी गई है कि वो काम पर नहीं लौटें। इसके अलावा इलाके के जो रैयत हैं, जो किसान है जिनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया या समझौता हुआ है अधिग्रहण के लिए, उन लोगों से भी कहा गया है कि उनकी जमीनें लौटाएं। ये सब कुछ पर्चा में लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो आपकी सोनवा थाना क्षेत्र की घटना है, नक्सली वारदात होती है, इसके 4-5 दिन बाद फिर एक बड़ी घटना होती है और कल मतलब गनीमत है कि किसी की हत्या उन्होंने नहीं की, वहां पर कर्मचारी तैनात थे, उनके साथ मारपीट हुई है। वो तो एक भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लेवी की राशि जल्द पहुंच जाए और जितना डिमांड किया रहता है आमतौर पे वही पहुंचे। हाँ। लेकिन इसकी क्या वजह है कि नई सरकार के गठन के साथ से ही या ठंडे की शुरुआत होने से ही नक्सल गतिविधियां बढ़ गई है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक तो देखिए जिस तरह से आरोप लगते हैं, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स भी आती हैं, जिस तरह से विपक्ष कहता है, जो लोग महसूस करते हैं कि नई सरकार के आने के बाद से नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। अगर हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो एक तरह से आरोप जैसा होगा जो आमतौर पर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो सोनवा से तुरंत लौटने के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबूलाल मरांडी ने की थी, उन्होंने कहा कि या तो वो डरते हैं, सरकार या तो नक्सलियों से डरती है या उन्हीं लोगों से घिरी हुई है। तो वो है कि उनका आरोप प्रत्यारोप है, मतलब लिबरल है नक्सलवाद को लेके। अच्छा छोड़िए ये सब बात, आप बताइए आप कौन सी गाड़ी से चलते हैं? मेरे पास एक स्कूटी है। स्कूटी है, कितना कीमत होगा लगभग? 60-65 के आसपास होगी। 60-65 हजार। आज सन्नी सरद ने एक स्टोरी की है और आप हैरान होंगे कि नक्सली जो है 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में आराम से घूमते हैं और वो शानदार स्टोरी भी है। और लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के अलावा जो शीर्ष उसके नेता हैं उनके पास इतनी पूंजी इकट्ठा हो गई है, इतनी पूंजी इकट्ठा हो गई है और वो समाज में भी जाने से कहीं डर नहीं लगता, मतलब उन्हें कोई आइडेंटिफाई नहीं उस तरीके से कर रहा है। तब तो वो थार का 50 लाख या 60 लाख की गाड़ियां, BMW 2-2 करोड़ की गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। तो इतना पूंजी अगर जा रहा है तो ये क्या ये सिर्फ लेवी का ही पैसा है या कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम नक्सलियों ने जनरेट कर रखा है कि जहां से एक नंबर भी कुछ पैसा आए इन लोगों के पास? देखिए पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नक्सलवाद बदला है वो एक तरह से लगता है जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। हाँ। और आप उसको क्रांति का एक तरह से नाम देकर आप अराजकता समाज में फैलाएं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हमने आज स्टोरी की और उसमें जो गाड़ियों की का जिक्र है, महंगी गाड़ियों का, इससे पहले भी कई बड़े नक्सली नेताओं पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है ग्रामीण इलाकों में नाबालिग किशोरों को जो है हथियार थमाकर उन्हें धकेल देते हैं जंगलों में सीधे संघर्ष करने के लिए, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं महंगी कॉन्वेंट स्कूलों में, अच्छे इंग्लिश स्कूलों में, और संपत्तियों की लेकर भी बात होती रहती है। और शायद यही वजह है कि जब 1967-68 के आसपास जब नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ, जो आज है उसका स्वरूप इतना बदला है, तो ये पूरी तरह से एक तरह से ऐसे लगता है कि मतलब जो आपने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हो गया है कि आप उसका आड़ लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं जैसा। और जो एक बात आ रही है कि सरकार भले ही राजस्व का रोना रोए, पैसे की कमी का रोना रोए, लेकिन एक आरटीआई जो एडवोकेट डाले हैं और वो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट भी नहीं कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बस कभी कदाल किसी मुद्दे पर इंफॉर्मेशन जुटाता हूँ। तो
एक इंफॉर्मेशन उन्होंने जुटाई है कि मुख्यमंत्री के सोशल प्लेटफॉर्म के हैंडलिंग के लिए एक कंपनी है PDAG कंसल्टिंग LLP, इसको 36,51,700 रुपये प्रति मंथ मतलब PRD उसका भुगतान करती है। ये राशि क्या आपको लगता है वाकई में सोशल मीडिया के हैंडलिंग के लिए ठीक ठाक है, ज़्यादा है, या मतलब जैसे पिछली सरकार पे आरोप लगता रहा है कि वो विज्ञापन में या होर्डिंग में, बैनर में बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, उस अनुसार से देखा जाना चाहिए इसको भी? देखिए, आपने एक इंटरव्यू भी किया है इस मसले पर, तो मैं फिर मतलब एक जवाब देकर आपकी तरफ आऊंगा कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मतलब हर राजनीतिक पार्टी जो है वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। अब तो चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि भाई 15 जनवरी तक आप सोशल मीडिया पे ही रहिए, जो करना है वहीं कीजिए। तो वो बहुत इन्फ्लुएंस भी करता है, हर कोई, किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई ट्विटर पर एक्टिव है। और खास तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री जब से कार्यकाल इन्होंने संभाला है उसके बाद से ही मतलब एक स्टोरी भी इन पर की गई है पॉजिटिव इम्पैक्ट में कि ये सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, त्वरित संज्ञान लेते हैं, और ऐसे कई बार दिखा भी है। हाँ, अभी जो सन्नी शरद ने वो जो कैंसिल किया बोकारो, तो हाँ, मुख्यमंत्री ने सन्नी शरद को ट्वीट पे संज्ञान लिया और उसके लिए उनको बधाई भी देना चाहता हूं मैं कि एक उनका इलाज शुरू हो गया उसकी पत्नी का, तो इस तरीके से वो मामला आया था, और सन्नी शरद को भी बधाई। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह के से सोशल मीडिया है, पर जब इतने खर्चों की बात होती है, जब आप कहते हैं कि प्रति माह 36 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और आप उस पर त्वरित संज्ञान की भी बात करते हैं, और उसी समय एक खबर आती है कि किसी गांव में एक गर्भवती महिला को खटिया पर ढोकर ले जा रहे थे और उनकी मौत हो जाती है, एक एम्बुलेंस फंसा रह जाता है जाम में और उसको सही वक्त पर इलाज नहीं मिलता, रास्ते में प्रसव हो जाता है, या कोई एक इंसान है जिसे ठीक है आपने संज्ञान लिया, लेकिन एक इंसान जिसे जो आपके राज्य का नागरिक है और वो सड़क पर चंदा इकट्ठा करने को विवश होता है इलाज के लिए, तो वो है कि बातें तो आपने इंटरव्यू किया है और आपके पास ये जानकारी होगी पूरी डिटेल में, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? वो उनका एक और भी था आंकड़ा कि भाई जब नेमरा की ही बात कर ले तो नेमरा में टोटल 11,000 या 12,000 परिवार है, उसमें मात्र जो 5,000 प्रति माह कमाने वाले परिवार हैं उनकी संख्या बहुत उंगलियों पर गिनी जा सकती है। 10,000 आने वाले और कम है, बाकी लोग 5,000 रुपया भी महीना नहीं कमा पाते हैं। तो वो आंकड़ा दे रहे थे। खैर, सरकार को सोचना चाहिए कि कहाँ फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है या कहाँ बचत किया जा सकता है। और सिर्फ इस सरकार का हाल नहीं है, पिछली सरकार पे भी यही आरोप लगता रहा है कि सरकार पोस्टर और बैनर वाली है। लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरी यकीन और शिद्दत के साथ, ये मेरा व्यक्तिगत सर्वे भी है, आप लोग भी चाहे तो इसको कीजिए, जितने राजनेता हैं उनसे भी अगर आप पूछ लीजिएगा, आम आदमी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, कि राशन कार्ड बनाने के लिए कहाँ दरखास्त देना होता है और किस जिले में किस दफ्तर में जाना होता है, या मनरेगा का जॉब कार्ड कैसे बनता है, ये आपको पता नहीं होगा। आम लोगों को भी पता नहीं है, नेताओं को भी पता नहीं रहता है। हाँ, लेकिन बिचौलिया प्रवृत्ति के लोगों को ये जरूर पता होता है कि इसके नाम से एप्लीकेशन जाना है, इस दफ्तर में या कमरा नंबर फलना में जाकर आप दीजिएगा, तब आपको मिलेगा। सरकार को विज्ञापन अगर देना ही है, बहुत जरूरी भी है, तो ऐसा विज्ञापन दे जिससे लोगों को एकदम क्लियर हो कि अगर वो प्रधानमंत्री आवास लेना चाहते हैं तो उनको किसके यहाँ दरखास्त देना होगा, कितना अधिकार है, कितने दिन के अंदर उसको यस या नो का जवाब मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, किस किस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। विज्ञापन का स्वरूप थोड़ा बदलिए। विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ काम का हो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, बस कि एक दिन ऐसा भी आए कि हर लोगों को पता हो कि ये काम यहाँ से होता है और इनके कहने पे होता है, इनको दरखास्त देना होता है। तब विज्ञापन का यूं कहे कि वैल्यू भी बढ़ेगा और लोग विज्ञापन को भी खोज खोज के पढ़ेंगे। ऐसे तो लोग आजकल समाचार भी नहीं पढ़ रहे हैं और समाचार भी नहीं देख रहे हैं। देखने के लिए बहुत कुछ है। फिलहाल जितने लोग हमारे को अब तक देखे, आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि हर दिन जो इस तरीके का खबर
का हम एक कुछ चुनिंदा आंकड़ा लेकर आपके पास आते हैं और खबर के बारे में बताते हैं, वो आपको पसंद आएगा। अगर नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, या आप भी चाहते हैं किसी खबर का खास तौर पे कि डिटेल इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, तो वो भी हमको लिख कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे पास संसाधन की कमी है, फिर भी जितना हो सकेगा कि आपकी हर सवाल या आप तक हर इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाएं। शुक्रिया आप सभी का।